हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। एएस आकाश एफएफ एंड इब्रार एफएफ, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्रिस ने रातों रात कियाओ जियाओ के पूरे 2022 को कटवा दिया होता है। क्रिस कियाओ जियाओ से बोल रहा होता है तुम्हें जिन जियांग के जूतों को टच करना है। जब कियाओ जियाओ दाता से घसीटते हुए जिन जियांग के पास में पहुंचता है तब जिन जियांग उसकी मुंडी काट देती है। फिर क्रिस इस मुंडी को क्यू तियानबे के मैसेंजर को देते हुए बोल रहा होता है ये जाके अपने पायरेट किंग को दे देना। इसके अलावा यहाँ पे 2000 सर और है जो कि तुम्हारे ही लोगों के हैं, उनको भी अपने साथ में लेके जाना। जर्नी में अपना ध्यान रखना। बहुत सारे पायरेट सी में घूम रहे हैं। क्यू तियानबे का मैसेंजर सोच रहा होता है अब वॉर होगी। जुआनो मेंशन बस वेट करो, तुम्हारी जमीन पूरी तरीके से खून से रंगी होगी। हमारे पायरेट किंग यहाँ पे कम से कम 10 की आर्मी लेके आएंगे। फिर क्रिस जियांग से बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। जियांग शर्माते हुए बोल रही होती है आप ही की वजह से मैं इस कमीने को यहाँ पे मार पाई हूँ। तभी वहाँ पे जिना जाता है जो कि सोच रहा होता है मैं इसे पूछता हूँ कि मेरी वाइफ कैसी है। जियांग बोल रही होते है कमांडर जेनी को मेरी जरूरत है और मेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तो फिर मैं ऐसे चलती हूँ। जिना ही सोच रहा होता है कमाल की बात है मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन तुमने एक हैंडसम लड़के के चक्कर में अपने भाई को इग्नोर कर दिया। सच में हैंडसम लड़के काफी ज्यादा बेकार होते हैं। आगे क्रिस और काउंट माइन के पास में आगे होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है 10,000 लोगों ने आधे साल तक मेहनत करी है इस गड्ढे को खोदने में, तब जाके हमारा ट्रैप काम कर रहा है। क्रिस बोल रहा होता है फादर इन लॉ चाइनीज न्यू ईयर जल्दी ही आने वाला है। काउंट बोल रहे होते हैं हाँ चाइनीज ईयर में सिर्फ 3 ही दिन बाकी है, लगता है इस हमारी फैमिली साथ में नहीं होगी। क्रिस तुम घर क्यों नहीं चले जाते और वहाँ जाके जेनी और अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर पार्टी करो, इसे तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बदर इन लोग को भी अच्छा लगेगा। क्रिस बोल रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे प्लान का सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट है। हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर सकते। हम इस साल साथ में नहीं रह सकते क्योंकि हमको इस साल वॉर करनी है। जिन जो भी बोल रहे होते हैं हाँ वॉर नदी का आ रही है। मैं यहाँ पे फिर से वही नाम बनाने वाला हूँ जो कि मेरे एंसेस्टर जिन ने बनाया था। जुआनो मेंशन फिर से ऊंचाई पे खड़ा होगा। सीन चेंज होता है, नूजिया काउंटी के कोर्टयार्ड का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं झावियान को जो कि काउंट प्रिंस की कंकुबाइन है। झावियान बोल रही होती है इस साल बहुत ही सर्दी है। फिर वो केस से पूछती है क्या सच में गोल्डमैन एग्जिस्ट करती है। टैंगलून बोल रहा होता है हाँ गोल्डमैन एग्जिस्ट करती है। कियाओ जियाओ जो कि टाई सिटी का यंग मास्टर है वो अभी खुद वांगेसन गए हुए हैं और उन्होंने अपने आंखों से हजारों किलो रोज सोना देखा है, जिनमें से कितने का तो सोने की बिस्किट बन चुकी थी। अभी उन्होंने कम से कम 50,000 गोल्ड को अपने आंखों से देखा है। झावियान बोल रही होती है क्या ऐसी बात है। टैंगलून बोल रहा होता है ये वो लेटर है जो कि कियाओ जियाओ ने भेजा था, आप इसे पढ़ सकती हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है क्यू तियानबे ने लेटर की एक कॉपी टैंगलून को भी भेजी है। टैंगलून बोल रहा होता है किसी भी नॉर्मल से माइंड में इतना सोना नहीं हो सकता, इतना सोना होना सिर्फ एक चीज में पॉसिबल है। शॉक्ड होते हुए झावियान बोल रही होती है जब तक वो जगह एंसेंट गोल्ड वेन ना हो मुझे बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। टैंगलून बोल रहा होता है मैं क्यू तियानबे के साथ में फोर्सेस को ज्वाइन करके वांगेसन को कैप्चर करना चाहता हूँ। हमारे जो रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस है वो दिन भर बिजी रहते हैं और वो हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम आपको रिस्पेक्ट के तौर पे 25% गोल्ड कॉइन डोनेट कर रहे हैं। कंकुबाइन झावियान बोल रही होती है अगर हमारी कंट्री के हिस्सों में पायरेट्स राज करेंगे तो क्या ये हमारे लिए बुरा नहीं है। टैंगलून बोल रहा होता है कंकुबाइन झाओ बिल्कुल सही बोल रही है। जब हम लोग वांगेसन को जीत लेंगे तब हम जुआनो मेंशन के हर एक बंदे को मार डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिन मुकॉन ही बचेगा। जब वो जुआनो मेंशन का नया अकाउंट बन जाएगा तो फिर हम उसकी शादी करा देंगे। कंकुबाइन झावियान बोल रही होती है तुम अपने डॉटर की शादी जिन मुकॉन से कराओगी ना और अपने बेटे की शादी कराओगे क्यूआओ से। इस तरीके से जिन मुकॉन तुम्हारा पपेट बन जाएगा और पूरा जुआनो मेंशन तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। टैंगलून बोल रहा होता है मेरे मन में प्रिंस को लेकर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है और रही बात क्यू तियानबे की तो ही प्रिंस की काफी ज्यादा वैल्यू करता है। जो थर्ड प्रिंस है उनके पास है मार्केस ऑफ झेंजी और वो आनबो है, वो काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेज है तो आपको भी हमारी जरूरत पड़ेगी। झावियान बोल रही होती है आखिर तुम कितनी आर्मी को भेजने वाले हो। टैंगलून बोल रहा होता है हम दोनों की फोर्सेस को मिला के तकरीबन 30,000 आर्मी जाएगी जो कि अभी के जुआनो मेंशन की आर्मी से 10 गुना है। झावियान बोल रही होती है उसके बाद में हमारे पास में 30,000 किलो सोना भिजवा देना। टैंगलून सोच रहा होता है वो टोटली 50,000 किलो है। ये लड़की तो काफी ज्यादा लालची निकली। फिर टैंगलून बोल रहा होता है जैसा आप बोल रही है वैसा ही होगा और हाँ एक बात याद रखना क्राउन प्रिंस को जेनी भी चाहिए। तुम्हें जेनी के मार्शल आर्ट को तबाह कर देना है और उसको अंदर तक तोड़ देना है। वो सिर्फ हमारे सामने झुकनी चाहिए और कुछ भी नहीं करनी चाहिए। डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है फिर मुझे बता देना। टैंगलून बोल रहा होता है एक बार मैं क्यू तियानबे से मीटिंग कर लूं उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर झावियान अपने यून से बोलती है जाओ जाके जुआनो मेंशन के जेनी को बोलो कि वो आके मुझसे मिले। झावियान सोच रही होती है जूनियर सिस्टर जेनी तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है। हम दोनों ने साथ में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करी थी। हम दोनों के एक ही मास्टर है और वो है मास्टर झोंगचुके। लेकिन उसके बाद में मेरी फैमिली काफी ज्यादा चेंज हो गई। मैं एक कंकुबाइन के तौर पे यहाँ पे हूँ, लेकिन तो अभी भी काफी अच्छी लाइफ जी रही हो। लेकिन अब जाकर जुआनो मेंशन डिस्ट्रॉय होने वाला है और मैंने क्राउन प्रिंस के अंडर में काफी ज्यादा राइज किया है। अब जाने तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं करूंगी।
सच में नेचर काफी ज्यादा अजीब है, वो हमारे साथ में खेलता रहता है। पहले मैं नीचे थी और तुम बहुत ज्यादा ऊपर थी, पर अब तुम्हारी पूरी लाइफ मेरे अंडर में गुजरने वाली है। सीन चेंज होता है, ट्राई सिटी का सीन दिखा जाता है। क्यों तियानवे सोच रहा होता है मेरे पास में दर्जनों आइसलैंड है और 20-30 हजार लोगों की सेना है, क्या इसे को कहते हैं एक लॉर्ड बनना, लेकिन मुझे इससे भी ऊपर जाना है। मैं क्यू फैमिली को एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन देना चाहता हूँ, जिससे कि वो हमेशा याद रखे कि उसके एंसेस्टर्स कौन थे। अब मेरे पास में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जो जिन फैमिली वो जिन किंगडम बन गई एक एंशिएंट गोल्ड वेन की वजह से, और ग्रेट एम्पायर यान के अंडर में जिन किंगडम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम है। और रही बात हमारे दाकियन किंगडम की, तो वो 4-5 में डिवाइडेड है। वही जो दादा किंगडम में काफी आगे बढ़ रहा है और डाकियन किंगडम नीचे गिर रहा है। चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, आर्मी को इकट्ठा करने के बाद में हम एक काफी अच्छा न्यू ईयर बना सकते हैं। सीन चेंज होता है, क्यू के कैसल का सीन दिखाया जाता है। क्यान बोल रही होती है, मास्टर क्या सच में आपको द बुद्धा मस्ट बी डिस्ट्रॉयड की आगे कहानी नहीं सुननी? क्यूया बोल रही होती है, मुझे ये कहानी और नहीं सुननी, ये कहानी उस लड़के ने लिखी है और इस कहानी को सुनते मुझे उस लड़के की याद आती है। तभी वहाँ पे उन लोगों को बेल की आवाज आती है। जो पोर्ट पे गार्ड होते वो बोल रहे होते आखिर ये क्या है, ये शिप तो हमारे यंग मास्टर की है। लगता है वांगे से वापस आ रहे हैं। लगता है हमारे टाई सिटी के जितने भी लोग गए थे वो सभी के सभी वापस आ रहे हैं। वैसे उस पायलट के हाथ में क्या है, क्या वो हमारे यंग मास्टर कियाओ जियाओ का सर है? सीन चेंज होता, हम देते क्यू तियानवे के पास में एक गार्ड आ गया होता है, जो कि बोल रहा होता है मास्टर कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। क्यू तियानवे बोल रहा होता है आखिर क्या हुआ? गार्ड बोल रहा होता है क्रिस ने यंग मास्टर को मार दिया, यहाँ तक कि जिन 2000 पायलट्स को हम लोगों ने भेजा था वो ही मारे गए। उन सभी कटे हुए साज यहाँ पे भिजवाए गए हैं। जो क्यू तियानवे होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है किस तो भले ही पागल हो सकता है, लेकिन आखिर कौन जानू कैसे। आगे हमें टाई सिटी के पोर्ट का सीन दिखा जाता है। वहाँ पे जितने भी सर आए होते हैं उन सभी को खाली कर दिया गया होता है। वही क्यू तियानवे आगे बढ़ते हुए कियाओ के सर को देख रहा होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है 20 साल पहले की चली हुई वॉर के अंदर क्यू तियानवे घायल हो गया था और उसके बाद में उसका बच्चा नहीं हुआ। उसका सिर्फ एक ही बच्चा था, वो था कियाओ जियाओ, जो कि यहाँ का अगला लॉर्ड बनने वाला था। लेकिन अब कियाओ जियाओ के साथ ही क्यू तियानवे की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। जिस पायलट ने कियाओ जियाओ को अपने हाथ में रखा होता है वो बोल रहा होता है किसने बोला कि यंग मास्टर की मौत के लिए उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। अपने दांत को पीसते हुए क्यू तियानवे बोल रहा होता है क्रिस तुम मेरा वेट करो। चिल्लाते हुए क्यू तियानवे बोल रहा होता है हमारे सराउंडिंग्स के जितने भी पायलट्स हैं सभी को बुला लो, पूरे फोर्स को इकट्ठा करो और वॉर की तैयारी करो। मैं वांगे एल्सन के हर एक इंसान को मारना चाहता हूँ, वहाँ के पेड़ पौधे भी जिंदा नहीं बचेंगे। जिन फैमिली इस दुनिया से गायब होने वाली है। सीन चेंज होता है, ज़ुआनू मेंशन का सीन दिखा जाता है। ज़ाओबाई बोल रही होती है मिस आपके लिए लेटर लेके आए हैं। जो बंदा लेटर लेके आया होता है वो बोल रहा होता है हमारे मास्टर ने मिस जेनी को न्यूज़र सिटी के अंदर बुलाया है। जेनी सोच रही होती है ये लेटर तो सीनियर सिस्टर ज़ाओयान ने भेजा है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो ज़ाओयान है वो ज़ाओ फैमिली के काउंट एंटिन की बेटी है। काउंट एंटिन पोर्ट के काम में काफी ज्यादा बिजी रहे हैं, इसी वजह से उन्हें जनरल पिंगहान की पोस्ट मिली थी, जो कि फिलहाल झूलिन की पोस्ट है। लेकिन कुछ सालों पहले ही जू फैमिली अचानक से बर्बाद हो गई और काउंट एंटिंग ने भी सुसाइड कर लिया। जू फैमिली से इनका टाइटल भी छीन लिया गया। जू फैमिली के बच्चों को बैन कर दिया गया। अब उनमें से कोई भी ऑफिसर नहीं बन सकता। इस अचानक से हुए चेंज ने ज़ाओयान को एक नोबल लड़की से एक नॉर्मल सी लड़की बना दिया। इसकी लाइफ काफी ज्यादा बेकार रही है, लेकिन 3 साल पहले दुनिया के सामने फिर से आई, लेकिन इस बार ये प्रिंस के साथ में थी। अब जू फैमिली के ऊपर से जो बैन था वो हटा दिया गया था। हालांकि जो उनका टाइटल था उसको फिर से रिस्टोर नहीं किया गया, लेकिन जू फैमिली के 2 बंदों को अच्छा पोजीशन मिल चुका है। जो जू फैमिली वो फिर से यान किंगडम के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। पर आखिर यहाँ पे क्या हुआ था और क्या चल रहा है ये काउंट ज़ुआनू के लेवल के लोग नहीं समझ सकते। जेनी बोल रही होती है मुझे माफ करेगा पर मेरे पास में टाइम नहीं है। जेनी सोच रही होती है जब ज़ाओयान मेरे साथ में प्रैक्टिस क्या करती थी तब वो जिन फैमिली को काफी नीचे देखा करती थी। वो हमेशा मेरी तरफ काफी ज्यादा एरोगेंट रही है, फिर भी वो एक्टिंग करती थी कि वो काफी अच्छी सीनियर सिस्टर है। लगता है ये जो युंज है इनको ज़ाओयान ने भिजवाया है और ये प्रिंस के पैलेस से आए हैं। लगता है उसकी आदत अभी तक सही नहीं हुई। युंज बोल रहे होते हैं मिस जेनी बहुत सारे लोगों का सपना होता है ऐसा इनविटेशन पाना, यहाँ तक कि प्रीफर के लेवल के लोग भी इसके सपने देखते हैं, पर आप मना कर रही हैं। जेनी पीछे मुड़ते हुए बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा लेकिन मेरे पास में सच में टाइम नहीं है। ज़ाओबाई बोल रही होती है युंज हमारी जो मिस जेनी है उनके पास में मिलिट्री का काम होता है। चिढ़ते हुए युंज बोल रहा होता सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। यहाँ पे काउंट की लड़की ने मेरे मास्टर की इनविटेशन को मना कर दिया, यहाँ तक कि मुझे ही बोल रही कि मैं चुपचाप वापस चल जाऊँ। सच में वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे कुछ भी होता रहता है, पर एक बात तो पक्की है जिन फैमिली अभी मुसीबत में है। ज़ाओबाई बोल रही होती है कि यहाँ पे बदल लोग क्रिश होते तो मुसीबत में तुम होते। आज का दिन न्यू ईयर का दिन है और वांगे एल्सन के ऊपर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, क्रिस को दिखाया जाता है। क्रिस बोल रहा होता है सिसान मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम लड़के ढूंढ रही है और एक लड़की उनको पसंद भी आ गई है, आखिर चीजें कैसे चल रही है? सिसान बोल रहा होता है वो लड़की दिखती तो अच्छी है लेकिन उसके लिप्स बहुत ही पतले हैं तो मुझे वो पसंद नहीं आई। क्रिस बोल रहा होता है लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गई? सिसान बोल रहा होता है मुझे मेरे ओल्ड मास्टर ने बताया वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा मीन है। क्रिस बोल रहा होता है सारी लड़कियां तो मीन ही होती है, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो वो सेंस बनाता है।
अगली बार अपनी मॉम को बोलना वो जो भी लड़की ढूंढे उसके लिप्स काफी ज्यादा मोटे हो। तुम्हें लोगों को उनकी शक्ल से पहचाना काफी अच्छी तरीके से आता है। सीसान सोच रहा होता है क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है सीसान एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही तुम्हें कितनी भी सुंदर लड़की क्यों ना मिल जाए, एक लिकिंग डॉग मत बन जाना। लिकिंग डॉग की जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा बेकार होती है और उनका कोई फ्यूचर भी नहीं होता। अब जिन्हाई को ही देख लो, उसको देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता है। वो अपनी वाइफ के सामने मेन की तरह खड़ा भी नहीं हो सकता। सच में अपनी वाइफ के सामने बहुत ज्यादा वीक है। वहीं जिन्हाई बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। जिन्हाई सोच रहा होता है मेरी हरकतों की वजह से मेरी काफी ज्यादा बदनामी हो रही है और बदल इन लोगों को तो सब कुछ पता भी है। वैसे भी मैं इन लोगों के सामने नहीं आ सकता, वरना ये लोग सोचेंगे कि अभी मेरी बुराई कर रहे थे और बाहर खड़ा मैं सुन रहा था। मैं थोड़ी देर रुक के अंदर जाऊंगा। क्रिस बोल रहा होता है लेकिन अगर तुम्हें जेनी जैसी वाइफ मिले तो तुम उसके लिए लिकिंग डॉग भी बन सकते हो। मुझे देख लो मैं कितनी बड़ी लाइफ जी रहा हूँ। सीसान सोच रहा होता है आखिर ये कैसा इंसान है। एक तरफ ये इतना होशियार है कि इसकी सॉरी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता और एक तरफ ये इतना पागलों की तरह एक्ट करता है कि ऐसा लगता है कि इसे तो कोई पागल ही है। तभी वहाँ पे जिन्हाई एंटर करता है। जिन्हाई बोल रहा होता है मैं बहुत बढ़िया वाइन लेके आया हूँ। क्रिस बोल रहा होता है जिन्हाई मैं 2 सेकंड पहले तुम्हारी बुराई कर रहा था, क्या तूने सुन तो नहीं लिया ना। जिन्हाई बोल रहा होता है आखिर आप मेरे बारे में वो सही चीजें कैसे बोल सकते हैं। अगर आप कुछ बुराई बोल रहे हैं तो पक्का से मैं कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे लिए काफी अच्छे हैं। क्रिस सोच रहा होता है मैं जितनी भी बुराई करी इसने सब कुछ सुन लिया है, इसी वजह से मुझे इतना ज्यादा मक्खन लगा रहा है। जिन्हाई सोच रहा होता है मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी लेकिन मैं फिर भी पकड़ा गया। फिर किसी ने पास से कुछ कॉस्मेटिक्स को निकालते हुए बोल रहा होता है ये तुम्हारी वाइफ को काफी ज्यादा पसंद आएंगे। जिन्हाई सोच रहा होता है ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी है जो कि हमारी मिस जेनी यूज करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना पैसा खर्च कर लूं, लेकिन मैं इनको नहीं खरीद सकता। होंगजे सा सामान देख के काफी ज्यादा खुश होगी। जिन्हाई रोते हुए बोल रहा होता है ब्रदर इन लॉ आप बहुत ही अच्छे हैं। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हें पता जो भी लड़का अपनी वाइफ से डरता है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। अगर अपनी वाइफ को बोल दूं कि ईस्ट में जाना है तो वो वेस्ट में जाने की हिम्मत नहीं करती। भले उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो मुझसे फाइट बैक करने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम्हें लड़कियों को थोड़ा दबा के रखना चाहिए। जैसा कि मैंने जेनी को रख रखा है। तभी उस कमरे में जेनी एंटर करती है। जेनी बोल रही होती है तुमने मुझे बहुत दबा के रखा है। तभी सीसान और जिन्हाई बोल रहे होते हैं ठीक है फिर हम ऐसे चलते हैं। उनके जाने के बाद में क्रिस रोते हुए बोल रहा होता है जेनी मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। अभी हम लोग को दूर हुए 74 आवर्स हो चुके हैं। मुझे पता मैंने काफी कुछ गलत बोल दिया है तो अगर तुम मुझे मारोगी तो भी मैं चिल्लाऊंगा नहीं। जेनी सोच रही होती है इसको पता अगर मैं इसको मारूंगी तो ये बचेगा नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगी। आगे जेनी क्रिस के गोद में बैठ जाती है और बोल रही होती मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। अभी हमारा काउंट जोन मेंशन था वो बहुत ही पीसफुल था और काफी दिनों से मैं काफी ज्यादा सीरियसली काम कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि आज चाइनीज न्यू ईयर है और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आई। इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा। मैं यहाँ पे आधे घंटे ही रहूंगी फिर यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर जेनी किसको किस कर लेती है और पूछ रही होती है क्या तुम हील हो चुके हो। क्रिस बोल रहा होता है हाँ मैं अब काफी ज्यादा ठीक हूँ। जेनी बोल रही होती है अभी तुम्हारे चोटों को ठीक होने में काफी सारा टाइम लगने वाला है। उन दोनों ने आधे घंटे तक बात करी। फिर जेनी घर वापस चली गई। इस तरीके से न्यू ईयर का फेस्टिवल खत्म हो गया। आगे हमें न्यू ईयर के 4 दिन बाद का सीन दिखा जाता है जो क्यू 93 की आर्मी होती है वो तैयारी कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं क्यू 93 के पास में क्यू हाउ आया होता है जो कि बोल रहा होता है फोस्टल फादर मैं अपने यंग मास्टर का बदला लेने के लिए तैयार हूँ। मैं उस किस को 1000 टुकड़ों में काट दूंगा और हमारे यंग मास्टर के रिवेंज को कंप्लीट करूंगा। क्यू 93 बोल रहे होते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है वांग आइसलैंड के ऊपर अटैक करने की। फिलहाल हमें टॉप प्रायोरिटी है जिनसेल आइसलैंड जो कि आयरन प्रोड्यूस करता है। अभी हम ऐसे हालात में नहीं कि हम कुछ भी हार सके। तुम जिनसेल आइसलैंड के जनरल थे और तुम यहाँ पे आगे वही बिना पूछे, आखिर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यू हाउ बोल रहा होता है ये एक नफरत की जंग है, अगर मैं इसके अंदर हिस्सा नहीं ले पाया तो मेरे दिल में हमेशा एक आग रहेगी कि मैं अपने भाई का बदला नहीं ले पाया। क्यू 93 बोल रहा होता है मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ जाओ जाके जिनसेल आइसलैंड को गार्ड करो। क्यू 93 को ऐसे बिहेव करते हुए देख के क्यू हाउ रोने लगता है। क्यू हाउ वापस जिनसेल आइसलैंड लौट गया होता है। वहीं जिनसेल सीक्रेट मिलिट्री कैंप के अंदर हम देखते हैं चुआन चुआन को जो कि बोल रही होती है जनरल आपके सामने भी अपॉर्चुनिटी तैयार रही है, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है अभी आपको पायरेट किंग ने मना कर दिया। क्यू हाउ बोल रहा होता है अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी तो मेरे फादर मेरी बॉडी को टुकड़ों में काट देंगे। फोस्टर फादर ने क्लियरली बोला है कि मुझे जिनसेल आइसलैंड के ऊपर ध्यान देना है और कहीं भी नहीं जाना। फिलहाल सभी लोगों को पता है कि जिन फैमिली की मेन आर्मी वांग आइसलैंड के ऊपर है। यहाँ पे तुम कह रहे हो कि क्रिस का मेन पर्पस है टाई सिटी ना कि वांग आइसलैंड, आखिर मैं ये बात कैसे मान लूं। चुआन चुआन बोल रही होती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन मैं आपको फिर से एक मौका दे रही हूँ। अगर आप अभी मेरी बात को मानते हैं तो आप फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल इंसान के तौर पे उभरेंगे और ये सिर्फ मेरे फादर का ही नहीं बल्कि गवर्नर झुरन का भी प्रॉमिस है। अगर आपको फिर भरोसा नहीं हो रहा तो आपको कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगा। बस गवर्नर मैं आपसे बोलना चाहूंगी अगर आप पहले ही तैयारी करके रहेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर हमें न्यू ईयर के 13 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। जुआनू मेंशन से 200 मील दूर सी के पास में बसे एक घर के अंदर हम देखते हैं झेंगडू को जो कि बोल रहा होता है बैटलफील्ड 2 जगह में डिवाइडेड है
पहला तो है वांगे आइसलैंड और दूसरी है टाइट सिटी। जो वांगे आइसलैंड वो किसका बिछाया हुआ ट्रैप है, वो अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाकर बुला रहा है। उसका रियल टारगेट है टाइट सिटी। झैंगडू के गार्ड्स बोल रहे होते अगर ऐसा होने वाला है तो फिर पता नहीं क्या होगा। झैंगडू बोल रहा होता है जिन फैमिली ज्यादा अपने लाइट्स वॉरियर को टाइट सिटी भेजेगी, वही Q93 की पायरेट्स आर्मी वांगे आइसलैंड के ऊपर अटैक करेगी, वो भी पूरे पावर के साथ में। इस समय टाइट सिटी की रक्षा करने वाले सिर्फ 3 सोल्जर्स होंगे और उनकी कमांडर होगी क्यू याओ और क्रिस के बीच में काफी तगड़ी फाइट होगी। हालांकि जो मेन कैसल वो इतना पावरफुल है कि अगर उसके ऊपर 10 सोल्जर भी अटैक करे तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही क्यूआ भी इतना पावरफुल है कि जितना ज्यादा वो कैसल पावरफुल है उतना ही क्यूआ भी पावरफुल है। लेकिन जैसा कि सभी लोगों को पता ही क्रिस मेरिकल्स करता रहता है, अभी तक उसने पता कर लिया होगा कि आखिर क्यूआ की कमजोरी क्या है। वक्त आने पे क्रिस क्यूआ को एक मोड़े की तरह यूज करेगा और उसको सबसे तक गहरी जगह पर चोट देगा। अगर जिन फैमिली ने टाइट सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया तो न्यू डेलाइटिस न्यूज़ काउंटी के तो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। इससे जिन फैमिली क्राइसिस से बच भी जाएगी और काफी राइज करेगी। यहाँ पे सभी लोगों के पास में बहुत ही बड़ा मौका है इन साइजों को रोकने का। इनसे हम सभी लोगों को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। वो गार्ड्स बोल रहे होते जैसा आप बोलेंगे प्रीफर वैसा ही करेंगे हम लोग। झैंगडू बोल रहे होते तुम अपने कुछ अलाइट्स को जिनसे आइसलैंड भेज दो, वहाँ से तुम वांगे आइसलैंड जाओगे। ये बोलोगे तुम टाइट सिटी को सपोर्ट कर रहे हो, फिर हम लोग जिन फैमिली और क्यू फैमिली को एक ही बार में खत्म कर देंगे और पूरे ईस्टर्न सी के अंदर पीस कायम कर देंगे, जिससे कि जो लीजो आइसलैंड्स है वो मोनाको को फिर से मिल जाएंगे। वक्त आने पर सभी लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो तुम्हें जनरल बना दिया जाएगा। वो सभी लोग साथ में बोल रहे होते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोग का वेट कर रही है। फिर वो लोग ड्रिंक करते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग बहुत ही मेहनत से फाइट करने जा रहे हैं। फिर वो सभी लोग अपने हॉल से बाहर आ गए होते हैं। बाहर हम देखते हैं उन लोगों ने काफी सारे लोगों की आर्मी खड़ी कर रखी होती है। झैंगडू बोल रहे होते हैं सारे सोल्जर्स तैयार हो जाओ, ये हमारे किंगडम का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। 2 घंटे बाद में 20 बड़ी बड़ी शिप्स जिसके ना 6 सोल्जर्स थे वो जिनसन आइसलैंड के लिए निकल गई। जिनसन आइसलैंड से ये लोग अपने कपड़े बदल के टाइट सिटी की तरफ जाएंगे। ये बोल के ये लोग क्यू फैमिली की आर्मी है। बर्फ को देखते हुए झैंगडू बोल रहा होता है सर्दियां आ गई। वही क्रिस बर्फ को देख रहा होता है। जिन्हा ही बोल रहा होता है बदल जो हमारे काउंट है वो अकेले ही वांगे आइसलैंड के ऊपर है 2000 सोल्जर्स को कमांड करते हुए। वही उनसे फाइट करने के लिए Q93 30 सोल्जर को लेके आ रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्रिस बोल रहा होता है मैंने उनको मना कर दिया कि उनको डायरेक्टली फाइट नहीं करनी। अगर वो डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है फिलहाल किसी कार्गो शिप के ऊपर बैठा हुआ है और टाइट सिटी की तरफ जा रहा है। 2000 एलिट सोल्जर जो कि जवानो मेंशन के अंदर थे वो टाइट सिटी के लिए निकल चुके हैं और उन लोगों ने जिंजू को अकेले ही वांगे आइसलैंड के ऊपर छोड़ रखा है। जिन बोल रहे होते हैं बदर इन लॉ जो टाइट सिटी का कैसल हो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो क्यू है वो भी इनविंसिबल है। 10,000 क्या 20,000 की आर्मी भी उनके कैसल के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2000 की आर्मी है। अगर हम लोग हार गए तो हम सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा मास्टर आते हुए बोल रहा होता है आपसे मिलने के लिए कोई आया है। क्रिस बोल रहा होता तुम नीचे चले जाओ। हम देखते हुए शिप के ऊपर वही ताविश आया होता है जिसने Q93 को शोर किया था कि वो जो गोल्ड है वो 100% गोल्ड है। इस बंदे का नाम है जेटियान जो कि अल्केमिस्ट ताविश था Q93 के अंडर में और ये जुआनो मेंशन के फेमस डॉक्टर का भाई है। जो इन डॉक्टर की आन फैमिली है उन लोगों ने जुआनो फैमिली को काफी टाइम से सर्व किया है। आन जो कि जेटियान के फादर थे वो 20 साल पहले की वॉर में मारे जा चुके हैं और उसी के बदले की आग में आन ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। जब उनको फाइनली मौका मिला तब उन्होंने क्रिस की हेल्प करी। क्रिस बोल रहा होता है क्या क्यूआ की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। पता चला आखिर वो कौन था जिसने कि सोल्ट का यूज करते हुए क्यूआ को पोजन किया था। जेटियान बोल रहे होते हैं हमें काफी हद तक पता चल चुका है। वैसे आपने मुझे जिस चीज को प्रिपेयर करने के लिए बोला था मैंने वो रेडी कर दिया है। भले ही मैं 10 साल से यहाँ पे Q93 को सर्व कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास में यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन नहीं है। मुझे डर है कि मैं इस वॉर में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। क्रिस बोल रहा होता है जो काम मैंने आपको करने के लिए दिया है वो काम आपने कर दिया तो इस वॉर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप ही का होगा। जेटियान बोल रहा होता है मैं ऐसा कहा था मैं वैसा ही करूंगा। वही हमें जिन्हा मेंशन के पोर्ट का सीन दिखा जाता है। टैंगलून की आर्मी भी तैयार हो गई होती है। टैंगलून बोल रहा होता है तुम्हारे पास में जो हमारी फैमिली के झंडे हैं उनको चेंज कर लो। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है अगर नोबल्स को ओपनली फाइट करनी हो तो मोनार्क उनको रोकने के लिए आते हैं। टैंगलून अपने 3000 की आर्मी को भेजा जुआनो मेंशन से फाइट करने के लिए जो कि दोनों ही ओल्ड नोबल्स है। इसी वजह से टैंगलून अपने आर्मी को Q93 के झंडे पकड़ा दिए हैं जिससे कि वो दिखा रहा है कि सभी यहाँ पे पायलट्स है और इनसे फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टैंगलून बोल रहा होता है वांगे आइसलैंड के ऊपर ज्यादा सोल्जर्स नहीं है। बाकी जितने भी लोग है सभी के सभी सिटीजन्स है और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ तक जितने भी सोल्जर्स है वो सारे के सारे नए सोल्जर्स है जिनको ज्यादा कुछ नहीं आता। वही हमारे पास में 30,000 की आर्मी है। सोल्जर्स अगर हम लोगों ने वांगे आइसलैंड को कैप्चर कर लिया तो हम लोग को एंशिएंट गोल्ड वेन मिल जाएगी। ये बैटल काफी ज्यादा आसान होने वाली है और तुम सभी लोग काफी ज्यादा अमीर। बैटल जीतने के बाद मैं तुम सभी लोगों को 20-20 गोल्ड कॉइन का रिवॉर्ड दूंगा और सिर्फ यही नहीं जितनी बार तुम बंदों का सर काट के लेके आओगे उतनी बार मैं तुम लोगों को 15 गोल्ड कॉइन का अवार्ड दूंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम सिविलियन का सर काट के ला रहे हो कि बच्चे का सर काट के ला रहे हो या फिर सोल्जर का सर काट के ला रहे हो, तुम्हें रिवॉर्ड पक्का से मिलेगा।
टैंगलोन की आर्मी मोटिवेट होते हुए बोल रही होती है हम सभी का सर काट देंगे, वहाँ पे हम एक पेड़ तक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वांग यहाँ पे खंडर बनने वाला है। टैंगलोन बोल रहा होता है क्रिस और जिंजू मुझे तुम लोगों को मरते हुए देखना है, हमारी टैंक फैमिली को तुम लोगों ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तुम्हारी मौत पर सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता 3000 आर्मी को लीड कर रहा था टैंगलोन का सबसे बड़ा बेटा तैंगजोंग। टाई सिटी के पोर्ट पे आगे वो लोग टाई सिटी पे ज्वाइन हो गए। आगे हमें टाई सिटी के पोर्ट का सीन दिखा जाता है। क्यों तियानबेई सोच रहा होता ये सी काफी बड़ा लग रहा है। 20 साल पहले मेरी जो फाइट हुई थी जिन्यू से, ये उससे भी बड़ी फाइट होने वाली है। 20 साल पहले मेरे पास सिर्फ 5000 पायलट्स थे अपने अंडर में, लेकिन अब मेरे पास में 30,000 की आर्मी है। अगर मैंने वांग याशन को अपने अंडर में कर लिया तो मेरा डोमिनेंस 100 गुना बढ़ जाएगा और मेरे पास में हजारों साल तक ना खत्म होने वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। और जो मुझे अल्केमिस्ट ने मेडिसिन दी थी वो मेरे काम आ गई। मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है, अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है, मैं बहुत सारे बेटों को जन्म दे सकता हूँ। तभी क्यू तियानबेई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बॉक्सेस को खोलो। हम देखते हैं बॉक्सेस में बहुत सारा गोल्ड होता है। क्यू तियानबेई बोल रहा होता है इन बॉक्सेस के अंदर शायद 3 लाख गोल्ड है, ये सारे ब्रदर्स की वॉर में लड़ने की फीस है, इसे हम लोग अभी डिवाइड करेंगे। सारे पायलट्स बोल रहे होते हैं मास्टर आप हमारे हीरो है। क्यू तियानबेई बोल रहा होता है ये रिवॉर्ड तो कुछ भी नहीं, वांग आइलैंड के ऊपर से बहुत सारे रिवॉर्ड्स पड़े हुए हैं, मेरे बेटे कियाओ जियाओ ने खुद कंफर्म किया है। सारे पायलट्स बोल रहे होते हैं बहुत ही मजा आएगा, हम लोग को 1000 किलो गोल्ड मिलेगा, 1000 गोल्ड में 1 मिलियन कॉइन्स बनते हैं, यहाँ पे हर एक बंदे के पास में 40-50 हजार गोल्ड आ सकता है। क्यों तियानबेई बोल रहा होता है इतने पैसे के काबिल जुआनो मेंशन नहीं है, आज हम लोग जिन फैमिली के हर एक बंदे को मार डालेंगे और उनके जितने भी वुमेन्स है उन लोगों को हम लोग चुरा लेंगे, उन कमीनों को क्रिपल करके हम उनके सामने उनकी वाइफ के साथ मजे करेंगे। सारे पायलट्स बोल रहे होते हैं हम उनको मार डालेंगे। फिर वहाँ पर जितनी भी शिप्स होती है वो सारी की सारी निकल गई होती है। क्यों यार सोच रही होती है सभी के सभी कचरा है। थोड़ी देर बाद में क्यों तियानबेई बोल रहे होते हैं मैं यहाँ पे 3000 आर्मी को छोड़ के जा रहा हूँ, क्या ये काफी रहेंगे। क्यों यार बोल रही होती है बहुत ही ज्यादा है। क्यों तियानबेई बोल रहे होते मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम एकदम इनविंसिबल हो। क्यों यार बोल रही होती है उम्मीद करती हूँ फोस्टल फादर आप जीत के ही लौटेंगे। जाते हुए क्यों तियानबेई बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग का इंतजार करना, टाई सिटी में मैं जीत के ही लौटूंगा। क्यों यार अपने लोगों को बोल रही होती है चलो ठीक है चलते हैं। फिर वो लोग सिटी के मेन गेट्स को बंद कर लेते हैं। क्यों यार बोल रही होती है अब किसी को भी कैसल में एंट्री अलाउड नहीं है, मुझसे पूछने के बाद ही सभी लोगों को एंट्री देना और जो भी इंसान बात ना माने उन लोगों को हाथों हाथ मार दिया जाए। क्यों यार बोल रही होती है क्रिस तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा अगर तुम यहाँ पे ना आओ तो, अगर तुम यहाँ पे आ गए तो तुम पक्का से मारे जाओगे। कियान बोल रही होती है जनरल क्या आपको बच्चे पसंद है। क्यों यार बोल रही होती है नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुमने मेरे मेनेस्ट्रुअल साइकिल को ऑब्जर्व किया है ना, जैसे कि तुम्हें पता है कि 1 महीने तक मेरे पीरियड्स नहीं आए और तुम्हें लग रहा है कि शायद से मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि क्रिस को गर्भ अभी 1 ही महीना हुआ है। कियान बोल रही होती है जनरल किसने बोला था कि आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हैवी मेटल है और नॉर्मली आपका प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल है, और क्रिस के जाने के बाद में किसी करी गई ट्रीटमेंट को आपने खुद ने 2 बार रिपीट कर दिया है, तो आपकी बॉडी में हो रहे चेंजेस नॉर्मल सी बात है। वैसे क्या आपको लगता है कि क्रिस हमारे ऊपर अटैक करेगा। क्यों यार बोल रही होती है क्रिस यहाँ पे आएगा अपनी जिन फैमिली के वॉरियर्स को लेके टाई सिटी को कैप्चर करने के लिए, और उस टाइम मैं टाई सिटी को प्रोटेक्ट कर रही होंगी। मैंने सुना वो काफी ज्यादा रूथलेस है, अगर वो जीत गया तो क्या वो हम सभी लोगों को मार डालेगा। कियान बोल रही होती है जिन फैमिली के पास में 2000 से ज्यादा के लाइट फोर्स नहीं है, उनके लिए टाई सिटी के ऊपर कब्जा करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। क्यों यार बोल रही होती है किसने तुमको यहाँ पे छोड़ा है और उसको तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें है, तो शायद तुम्हें जान सकती हो कि आखिर किसने मुझे पोजन किया था, या फिर यहाँ पे लोगों को मार के तबाही मचा सकती हो। क्यों यार की बातों को सुनकर कियान रोने लगती है। क्यों यार बोल रही होती है मुझे तुम्हारे ऊपर शक है और मुझे डर है कि मैं तुमको मार सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कमरे को अरेंज करवा रही हूँ। अगर तुमने उस कमरे से निकल के कोई भी दिक्कत खड़ी करने की ट्राई भी किया तो मैं तुमको मार डालूंगी। यहाँ पे कोई गार्ड और कियान से लेके जाओ। कियान बोल रही होती है जनरल मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। क्यों यार बोल रही होते जस्ट रिलोड के मेंशन के डॉक्टर को बुला के लेके आओ। थोड़ी देर बाद में डॉक्टर आ गए होते हैं और बोल रहे होते हैं जनरल क्या हुआ। क्यों यार बोल रही होती है मेरी पल्स को चेक करिए, क्या इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि प्रेगनेंसी। क्यों यार की बातों को सुनकर डॉक्टर काफी डर गया होता है। डॉक्टर बोल रहा होता है जनरल आप पहले काफी ज्यादा बीमार रही है, आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा की है और आपका ब्लड भी काफी ज्यादा मिरेकलस है, आपका बहुत ज्यादा खून हुआ है पिछले कुछ महीनों में, आपकी पल्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अभी से कुछ ही बताना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर बोल रहा होता है क्या मैं जा सकता हूँ। क्यों यार बोल रही होती है डॉक्टर को हाउस अरेस्ट में रख दो और हाँ कोई भी इसको टॉर्चर मत करना, पर ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, अगर यहाँ जाने का ट्राई करे तो फिर इसको मार डालना। डॉक्टर बोल रहा होता है जनरल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, आखिर आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है। क्यों यार बोल रही होती है आप ही वो थे जिसने कि मेरे फोस्टर फादर से गोल्ड माइंस के बारे में बात करी थी, उम्मीद है आप यहाँ पे धोखेबाज हो सकते हैं, और जब आपने मुझे देखा तो आपकी हार्ट बीट काफी ज्यादा चेंज हो गई, जैसे कि आप मुझको देख के डर गए हो। पहले भी आप मुझे ट्रीट करने के लिए आए हैं लेकिन आप उस टाइम काफी ज्यादा काम थे, आपको मेरा बिल्कुल भी डर नहीं था, अगर आप मुझसे डर रहे हैं तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। डॉक्टर बोल रहा होता ये गलत है,
वही क्यूया बोल रही होती है इनको बंद कर दो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कृष्ण जी ने अपने 2 बंदों को यहाँ पे रखा था, उन दोनों को क्यूया ने बंदी बना लिया है। पूरे 1 दिन के ट्रेवल के बाद में क्यू तियानवे की 30 की आर्मी और टैंगलून की 3 की आर्मी वांगे आइलैंड के बाहर मिली। तियांगवे ऑर्डर करता है कि वांगे आइलैंड से दूरी मेंटेन करना, 100 माइल तक की एरिया को जांचो और यहाँ पे कोई भी शिप में एंटर नहीं कर सकता और न यहाँ से बाहर जा सकता है। तियांगवे सोच रहा होता है जिन फैमिली तुम बर्बाद होने वाले हो, बस तुम लोग मेरा वेट करो, कल की सुबह तुम्हारे लिए बर्बादी लेके आएगी। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखा जाता है। तियांगवे बोल रहा होता है हम लोग आइलैंड के करीब पहुँच चुके हैं, तुम लोग जल्दी उतर के सभी लोग को मारते रहना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है अभी किसी ने एलिट्स को लेकर टाई सिटी गया हुआ है। अभी वांगे के पास में बहुत ही कम सोल्जर्स है, जिनमें से सिर्फ 500 एलिट्स है, बाकी सारे के सारे नए सोल्जर्स है। यहाँ पे जो 4000 सोल्जर्स बताए जा रहे हैं उसके ना सिर्फ 2000 सोल्जर्स है, बाकी 2000 लोग तो माइन से काम करने के लिए आए हैं। लेकिन हाँ, जिन फैमिली में एंटर करने के बाद में इन लोगों को काफी अच्छा खाना पीना और सैलरी मिली है, इसी वजह से लोग किसी भी हालत में फाइट करने के लिए जीतने के लिए तैयार है। दूरबीन का यूज करते हुए जुआनू मेंशन के सोल्जर्स टाई सिटी के पास को आते हुए देख रहे होते हैं। पहला सोल्जर बोल रहा होता है हम लोग की तरफ काफी सारे एनिमीज आ रहे हैं और हमारे पास ज्यादातर सोल्जर्स नए रिक्रूट है। आइस को टेस्ट करते हुए कैप्टन बोल रहा होता है आखिर इतना सॉल्टी क्यों है। साइड वाला बंदा बोल रहा होता है कैप्टन आपने क्या किया, अभी मैं यहीं पे सुसु गया था, ये उसी का आफ्टर इफेक्ट है। कैप्टन बोल रहे होते है कमीने तूने क्या कर दिया। वहीं बाकी सारे लोग हंस रहे होते हैं। काउंट जिन्हों बोल रहे होते हैं तुम लोगों में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग मेरे ऑर्डर को मानते रहो। क्या तुम सभी लोगों को याद है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हाँ काउंट हमको याद है, आखिर आपने हमको क्या बताया था। काउंट बोल रहे होते हैं हमने इस चीज की प्रैक्टिस बहुत बार कर रखी है, तो उम्मीद है कि तुम लोगों में से कोई भी गलती नहीं करेगा। सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हम लोग एकदम रेडी है। वही किनारे पे खड़ा सोल्जर बोल रहा होता है एनिमी की डिस्टेंस हम लोगों से 5 माइल्स, अब वो काफी तक करीब आ चुके हैं। फिर वो ऐसे करके 3 to 1 माइल बोलने लगता है। जब 93 के पास आधा माइल दूर होते हैं तभी वो लोग पानी में कूदने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हम इन सभी को मार डालेंगे, बहुत सारा सोरा हम लोग का इंतजार कर रहा है। उन सभी को देखते हुए टैंजोंग सोच रहा होता है आज का दिन बहुत ही ठंडा है, लगातार कुछ दिनों से बर्फ गिर रही है और वो बर्फ पानी में जा रहा है, लेकिन बेवकूफों ने फिर से पानी में कूदने से पहले 1 सेकंड की भी देरी नहीं करी। इनसे इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर काउंट सभी लोगों को बोलते हैं एरो शूट करो। सारे सोल्जर्स नए होते हैं, इसी वजह से उनकी एरो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। पायलट्स बोल रहे होते तो बहुत ही कमजोर सोल्जर्स हैं, ये अपने तीरों को यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हुए सारे पायलट्स बोल रहे होते हैं हम इन लोगों को बहुत ही गंदी मौत देंगे। वही काउंट उन लोगों को बोल रहे होते हैं लगातार शूट करते रहो। काफी तीरे खाने के बावजूद भी 93 के सोल्जर्स मानते नहीं हैं और वो लोग घायल होने के बावजूद भी आगे बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। इन सोल्जर्स को निशाना लगाना नहीं आ रहा, इसी वजह से हम लोग बच जा रहे हैं। 93 के सोल्जर्स को बिना डरे हुए आगे बढ़ते हुए देख के नए सोल्जर्स काफी डर जाते हैं और बोल रहे होते हैं जान बचाने के लिए भागो। काउंट बोल रहे होते हैं यहाँ से मत भागो, जो भी यहाँ से भागेगा मैं उसको मार डालूंगा। ये बोलते हुए काउंट 2 बंदों को मार डालते हैं, लेकिन तभी कोई सोल्जर्स मानता नहीं है और सारे सोल्जर भागते हुए बोल रहे होते हैं माइंस में चलो, वो काफी ज्यादा सेफ है। फिर काउंट भी सभी लोगों को बोलते हैं चलो ठीक है, सभी लोग माइंस में चलो। पायलट्स बोल रहे होते हैं जुआनू में के सोल्जर तो काफी ज्यादा वीक है, हमें बताया गया था कि ये वीक है लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, लेकिन ये तो अपने काउंट को पीछे और भाग रहे हैं। उनको देखते हुए तियांगवे बोल रहा होता है जो जुआनू में के सोल्जर है वो इतने वीक है क्या। टैंजोंग बोल रहा होता है ऐसा तो नहीं था, इनके सोल्जर्स हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जो खास बात थी वो थी इनकी ब्रेवरी। ये लोग मरने से पहले एक बार भी नहीं डरते थे, पता नहीं डरपोकों को काउंट जिंजू ने कहाँ से भर्ती कर लिया। तियांगवे सोच रहा होता है अगर जिंजू की आर्मी ऐसी थी तो आखिर वो पहली बार में डिस्ट्रॉय कैसे हो गई, क्या यहाँ पे इन लोगों ने कोई ट्रैप बिछा रखा है या कोई चाल चल रहे हैं। काउंट बोल रहे होते सभी लोग पीछे मुड़ते हुए निशाना लगाओ, जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे पायलट्स के ऊपर निशाना लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वो लगातार पायलट्स को मार रहे होते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो हमें 500 अच्छे सोल्जर्स हैं वो आर्चरी में बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वो अपनी 1 एरो को लोड कर लेते हैं और 30 सेकंड के अंदर वो 10 से भी ज्यादा एरोस को शूट कर लेते हैं। क्यों 93 की आर्मी काफी गैर जिम्मेदारी से आगे बढ़ रही थी, इसी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी जान खो दी, कुछ 100 लोग एक झटके से मारे गए। तियांगवे सोच रहा होते लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक साथ में लोग इतनी सारी एरोस को शूट कर पा रहे हैं। वही कुछ ही मिनट में इन लोगों ने मैं 100 से ज्यादा सोल्जर्स को मार डाला, लेकिन ये बात काफी अच्छी है कि ये लोग हमेशा एरोस का यूज नहीं कर सकते। जैसे ही मेरे पास इनके नजदीक पहुंचेंगे तब इनको फाइट करनी ही पड़ेगी और तब इनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम जो पायलट्स होते हैं वो काफी नजदीक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जो जुआनू मेंशन के सोल्जर्स होते हैं उनके आर्मर और सीरीज इतना पावरफुल होते हैं कि वो उन पायलट्स को आराम से मार पा रहे होते हैं। पायलट सोच रहे होते हैं आखिर इनके आर्मर और सीरीज इतना पावरफुल कैसे हैं। क्यों 93 सोच रहा होता है अब मुझे तेंजोंग की बातों पर भरोसा हो रहा है, सच में जिन फैमिली के सोल्जर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ 500 सोल्जर्स ने यहाँ पर 200 सोल्जर्स को रोक रखा है और यहाँ पे किसी के भी चेहरे के ऊपर मौत का डर नहीं दिख रहा और इनकी ब्रेवरी नकली नहीं है, एकदम असली है।
जिंजू सोच रहे होते जब हम लोगों ने कियाओ जियाओ को मारा था तब हमारे 2016 ने उन लोगों के 3 पायलट्स को मार डाला था। उस वक्त मुझे लगा था कि मेरी आर्मी काफी ज्यादा बेकार है और ये उन लोगों को इसी वजह से मार पा रही है क्योंकि रात का टाइम था, लेकिन बेटर फॉर्मेशन का यूज करते हुए मैं इन लोगों को हरा सकता हूँ। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होना भी काफी ज्यादा बेकार की बात होती है। अगर आपके पास में मुट्ठी भर सोल्जर्स है तो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, जिनकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।